नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हमारा बायोलॉजी की सीरीज चली हुई है और इससे पहले हमने ब्लड का टॉपिक किया था जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों ये है हमारा आज का लेक्चर, बायोलॉजी में ब्लड का है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स जो होते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स में हमारा क्या आता है दोस्तों? दो पार्ट आते हैं। ये मैं पिछली क्लास का रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी से। एक आता है ब्लड में हमारा सॉलिड पार्ट और एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट। यानी कोई भी ब्लड का एक ड्रॉप होता है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक रक्त की बूंद में हमारी दो चीज़ें मिलती है, या तो उसमें बहुत सारा लिक्विड भरा होगा या उसमें बहुत सारा सॉलिड होता है। तो लिक्विड पार्ट दोस्तों भरा रहता है 55% और 45% भरा रहता है सॉलिड। ठीक है, लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? ब्लड के प्लाज्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा। और जबकि सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं भाई? सॉलिड पार्ट में हमारी 3 प्रकार की क्या होती है? सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो हमारा जो लिक्विड पार्ट भरा हुआ है उसको तो प्लाज्मा, और जबकि इसमें सॉलिड पार्ट जो हमारा भरे हुए हैं दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के सेल्स हैं, आरबीसी है, सेकंड डब्ल्यूबीसी है और थर्ड है प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? प्लेटलेट्स है, बिंबाणु है। तो दोस्तों पिछली क्लास से हमने प्लाज्मा और आरबीसी पढ़ लिया था और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं अपना डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। और टाइम बचा तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लड ग्रुप के बारे में भी बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ब्लड में हमारा इससे नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आऊँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों की दोस्तों। वो होगा हमारा हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यानी हमारे शरीर में ब्लड पहुँचता कहाँ से होकर कहाँ जाता है। ठीक है, ये हम अपना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट, इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि ब्लड में होता क्या है, और तीसरे पार्ट में क्या जानेंगे कि ब्लड शरीर के अंदर कहाँ कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, ये तो था हमारा पिछली क्लास तक का इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, और इसी को दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पुसेल्स भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का जो दोस्तों बायोलॉजिकल नेम क्या है, एक और नेम से जानते हैं हम इसको, ल्यूकोसाइट्स। यानी साइट्स वही हमने जाना था पिछली क्लास में, क्या होता है? सेल होता है। और जहां भी ल्यूको शब्द आ जाए हमारा बायो में, उसका मतलब होता है दोस्तों व्हाइट कलर। कैसा कलर होता है? व्हाइट। ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारा ल्यूकोसाइट्स। किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी का ही अदर नेम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और दोस्तों अब ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का पहले मैं आप लोगों को शेप बता देता हूं। डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है? आकार। तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का आकार दोस्तों अनिश्चित होता है, इसका कोई शेप नहीं होता डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, इससे पहले हमने आरबीसी पढ़ा, तो आरबीसी में मैंने बताया था थोड़ा सा कॉनकेव प्रकार का होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारी आरबीसी की शेप होती है। ठीक है, आरबीसी की शेप कैसी होती है? हमारा यहाँ से और यहाँ से दो कॉनकेव जैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो इनको बाई कॉनकेव शेप भी कह सकते हैं। वैसे पूछी नहीं जाती, वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को। आरबीसी की आकार पूछा जाए तो बाई कॉनकेव शेप्ड होती है। ठीक है, लेकिन भाई अगर डब्ल्यूबीसी का आकार पूछा जाए तो इसका आकार दोस्तों अनिश्चित है। कभी कभार ये अपना आकार ऐसा बना लेता है, कभी ये ऐसा बना लेता है, तो कभी भी यानी कैसा भी आकार हो सकता है इसका। तो इसलिए ध्यान रखना, शेप कैसा है डब्ल्यूबीसी का? अनिश्चित है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई, ये आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड जो सेल होती है, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, यानी ये कितने दिन तक जीवित रहती है, तो दोस्तों ये 2 से 4 दिन तक ही जीवित रहती है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 2 से 4 दिन तक ही जीवित रहती है डब्ल्यूबीसी। और जबकि हमने आरबीसी का पढ़ा था कि 120 दिन तक वो हमारा क्या रह सकती है? जिंदा रहती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, 50 से 60 दिन हो जाती है? तो आपको कमेंट में करके इसका जवाब देना है दोस्तों।
ठीक है, ये आप लोग समझ चुके हैं, लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन का। और दोस्तों ह्यूमन ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या होती कितनी है, तो ये होती है दोस्तों 8000 से लेके लगभग 10,000, ठीक है, ml होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 8 से 10,000 ml, 8000 से लेकर 10,000 सेल्स होती है ह्यूमन ब्लड में। किसकी संख्या? डब्ल्यूबीसी की संख्या। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर दोस्तों क्वांटिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल होती है आरबीसी, ये तो होती है लाखों में भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मिलियंस में होती है, और इसके बाद होती है हमारी प्लेटलेट्स, और इसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है ब्लड में और आरबीसी की सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। तो ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल दोस्तों। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है, सेकंड पे प्लेटलेट्स और थर्ड पे आरबीसी। ये मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, और आप लोगों को आरबीसी से रिलेटेड क्या जानना है? आरबीसी जो सेल्स होती है दोस्तों, ठीक है, आरबीसी जो सेल्स होती है, आप हमने जाना ह्यूमन ब्लड में इतना है, क्वांटिटी इतनी है, शेप इतना है। दोस्तों आरबीसी का जन्म कहाँ पे होता है? हमने बात की थी कि ब्लड बनता कहाँ पे है दोस्तों? तो बोन मैरो में बनता है। आया याद आप लोगों को? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता था? मैंने बताया था, कोई भी हड्डी होती है, हड्डी के जो बीच में ये खोखला पार्ट होता है, हड्डी के खोखले पार्ट को ही क्या कहा जाता है? बोन मैरो। यहीं पे हमारा ब्लड बनता है। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ यहीं पे बनता है दोस्तों। तो मैं अगर बात करूं, आपसे पूछूं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे बोन मैरो में होता है। सिंपल, समझ आया। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके डेड की बात करें कि डब्ल्यूबीसी मरती कहाँ पे है, ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए है, आरबीसी मरती कहाँ पे है? ठीक है, जन्म तो पता चल गया आप लोगों को कहाँ होता है, आरबीसी कहाँ पे मरती है ये भी आप लोगों को बताना दोस्तों। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ मरती है? तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी दोस्तों हमारे ब्लड में ही मर जाती है, ब्लड के अंदर ही मर जाती है। और रीजेनरेट कहाँ पे होती है? रीजेनरेट भी कहाँ पे होती है? ब्लड में होती है। ठीक है, खून में ही मर जाती है, ब्लड में ही मर जाती है, और ब्लड में ही फिर से जीवित हो जाती है, रीजेनरेट हो जाती है, और अपना काम करना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। समझ आया। और फिर से क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी कहाँ पे रीजेनरेट होती है? ठीक है, ये आप लोगों को दोस्तों बताना है। आप आई थिंक आप लोगों को पता चल गया डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, कितनी क्वांटिटी है, लाइफ स्पैन कितना होता है, तमाम चीजें आप लोगों को डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड पता चल गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे शरीर में करते क्या है? जैसे हमने आरबीसी का पढ़ा था कि आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लाने ले जाने का काम करती है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाती है? आरबीसी सेल्स पहुंचाती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का क्या वर्क है भाई? डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या है भाई? इट गिव्स इम्यूनिटी, इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करती है या प्रतिरक्षी देती है। इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी ये हम लोगों को दोस्तों बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, तमाम बहुत सारी चीज़ों से हमको कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी बचाता है। तो डब्ल्यूबीसी को दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए फाइटर सेल, ठीक है, फाइटर सेल या सोल्जर सेल या पुलिस सेल, तो तमाम बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं हम। किसको? डब्ल्यूबीसी को। क्यों भाई? क्योंकि फाइटर, सोल्जर क्या करते हैं? जो बाहर से आता है उनके साथ सोल्जर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में बाहर से कुछ चीजें आ गई, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उसके साथ लड़ता कौन है दोस्तों? तो उसके साथ हमारी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल लड़ती है। इसलिए हमने इसको फाइटर सेल, सोल्जर या पुलिस सेल कहा। सिंपल, समझ आया। ठीक है, तो हमने पढ़ा इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षी देती है, यानी हमारे शरीर को बचाती है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता है हमारे शरीर में कई टाइप की बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों को बचाने के लिए कई टाइप के उन बीमारियों को खत्म करने के लिए भाई कई टाइप की सेल्स भी होगी डब्ल्यूबीसी की। समझ आया। देखिए
अब मैंने क्या कहा कि भाई हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, तो उन बहुत प्रकार की बीमारियों को खत्म करने के लिए बहुत प्रकार की WBC सेल्स भी होती है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ WBC। भाई WBC कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ध्यान रखना। WBC ना भाई दो प्रकार की, मेनली कितने टाइप्स की होती है, दो प्रकार की WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। एक होता है ग्रैनुल्यूकोसाइट्स, एक होते दोस्तों ग्रैनुल्यूकोसाइट्स और एक अग्रैनुल्यूकोसाइट्स। अब ये क्या लिखा मैंने, ठीक है, अब समझाते हैं दोस्तों। ग्रैनु का मतलब क्या होता है, ग्रैनु का मतलब कणिकाएं, यानी कणिकामय WBC। जो कण के आकार में हम लोगों को दिखाई देना उसको हम कहते हैं कणिकामय WBC, और इसको कहेंगे अकणिकामय WBC। समझ आया? तो सिंपल है, बस कुछ नहीं है भाई, दो टाइप्स के, ग्रैनुल्यूकोसाइट्स और अग्रैनुल्यूकोसाइट्स। ये हो गया अकणिकामय और ये हो गया कणिकामय, ठीक है, जो कण के आकार के दिखाई दे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी कितने प्रकार की होती है, अब ध्यान रखना, इसका फर्दर डिवीजन होता है 3 प्रकार से। ठीक है, और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 प्रकार से। ठीक है, अग्रैनुल्यूकोसाइट्स 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है मोनोसाइट्स, कौन सी होती है, मोनोसाइट्स, और एक होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है। मोनोसाइट को मोनोसाइट ही बोलेंगे, ठीक है, मोनोसाइट, और ये है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, समझ आया? और दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, ये भी 3 प्रकार की होती है, एक होता है बेसोफिल्स, ठीक है, एक होता है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स, और एक होता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स SINO है दोस्तों, इओसिनोफिल्स। ये 5 प्रकार की आप लोग कह सकते हो हमारी क्या होती है दोस्तों, WBC सेल्स होती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन कैसे अराइज होगा आप लोगों से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि भाई कौन सी सेल ऐसी है, यहां पे कौन सी WBC सेल्स ऐसी है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, कौन सी ऐसी है जो सबसे कम पाई जाती है। या आप लोगों से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, भाई इनमें से सबसे बड़ी कौन सी सेल है और सबसे छोटी WBC साइज में कौन सी है। तो 4 प्रकार के यहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, बेसोफिल्स जो होती है भाई वो हमारी संख्या में क्वांटिटी में दोस्तों सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स। WBC में व्हाइट ब्लड सेल टोटल 8 से 10 हजार होती है, उनमें से भी सबसे कम सेल कौन सी होती है, बेसोफिल्स वाली। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए दोस्तों वो होती है न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं साइज की, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी होती है दोस्तों मोनोसाइट्स। ठीक है, सबसे बड़ी मोनोसाइट्स, और सबसे छोटी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ WBC पढ़ा, ग्रैनुल्यूकोसाइट्स और अग्रैनुल्यूकोसाइट्स, भाई 3 प्रकार की, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, सॉरी यहां पे डबल ई आएगा दोस्तों, EOSINO, इओसिनोफिल्स। और अग्रैनुल्यूकोसाइट्स जो होती है वो दोस्तों मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतने प्रकार की होती है। अब मैंने आपको बताया क्या था कि भाई हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उन कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए कई प्रकार की WBC भी होती है, और ये WBC कई प्रकार की है। तो ध्यान रखना भाई कौन सी सेल्स का क्या काम होता है, ये अब हम जान लेते हैं। ठीक है, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, हमारे शरीर में आपको पता है दोस्तों, कई दफ़ा हम क्या करते हैं, जब बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, या कोई भाई हम लोग डेट जब उतर जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो चीज़ खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में एलर्जी बनना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारा शरीर उस एलर्जी से खुद लड़ लेता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना, हमने एक पढ़ी दोस्तों बेसोफिल्स, कौन सी पढ़ी, बेसोफिल्स।
ठीक है। तो बेसोफिल्स किससे लड़ता है दोस्तों? अगर आप लोगों के शरीर में एलर्जी होती है तो हमारा शरीर में कौन सी वो WBC सेल्स है जो भाई एलर्जी से लड़ने का काम करेगी, एलर्जी को खत्म कर देगी, तो वो होती है दोस्तों बेसोफिल्स। तो ध्यान रखना, बेसोफिल्स का काम है एलर्जी से लड़ने का, ठीक है। यह आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हमारा जो एलर्जी में आपको पता है पूरी स्किन पे रेड रेड स्पॉट हो जाते हैं, लाल धब्बे से हो जाते हैं, कुछ भी हम डेट उतरी हुई चीज खा लेते हैं तो दोस्तों हम लोगों को एलर्जी होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यह आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। और यहाँ से आप लोग क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, जब हम बाहर से कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर ना एक प्रकार का केमिकल बना देता है, हिस्टामाइन केमिकल। यानी मैंने क्या कहा, जब भी हम क्या करते हैं बाहर से कोई डेट उतरी हुई चीज खा लेते हैं या कोई मेडिसिन ले ली तो वो हमारे शरीर में अंदर जाके कौन सा केमिकल बनाना स्टार्ट कर देती है, हिस्टामाइन केमिकल। तो अब क्या होगा भाई, ये जो बेसोफिल्स है ये हिस्टामाइन केमिकल्स को खत्म करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी, और हमको किससे बच जाएंगे, एलर्जी से बच जाएंगे, सिंपल, ठीक है। एक ही लाइन ध्यान रखना था, ये एलर्जी से बचाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। कौन सा पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है दोस्तों ये हम लोगों को किससे बचाता है, तो ध्यान रखना भाई ये हमको बताता है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाता है भाई, ये हमको बैक्टीरिया से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हमको निमोनिया होता है भाई, टीबी होता है, टाइफाइड, कोलेरा, ठीक है भाई, लेप्रोजी, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज थे, हम पढ़ चुके हैं। तो जब भी हमको निमोनिया, टीबी वगैरह होता है तब हमारे शरीर में कौन सी सेल्स होती है, WBC की न्यूट्रोफिल्स, और ये उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है उस बैक्टीरिया के साथ और उसको खत्म कर देती है और हमारा शरीर क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि कौन सी ऐसी सेल है जो हमको बैक्टीरिया से बचाती है। नेक्स्ट कौन सी होती है दोस्तों, इओसिनोफिल्स, अभी अभी हमने बात किया था इओसिनोफिल्स, ठीक है। ये हमको बचाती है दोस्तों वायरस से होने वाली बीमारी या फंगस से, फंगाई से होने वाली बीमारियों से हमको कौन बचाता है, इओसिनोफिल्स बचाती है, ठीक है। अब वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है आपको पता है दोस्तों, ठीक है। डेंगू होता है आप लोगों को, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होता है, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ठीक है, सार्स, इबोला, एड्स, जितने भी हमको बीमारियां होती है तो वायरस या फंगी से होने वाली बीमारियों से हम लोगों को कौन सी सेल्स बचाती है, WBC की इओसिनोफिल्स बचाती है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट जो होती है दोस्तों वो थी हमारी, एक थी मोनोसाइट्स और एक थी हमारी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दोस्तों, इन दोनों का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का काम एक ही होता है दोस्तों। ये हमारे शरीर में एक प्रकार की सेल बना लेती है, मेमोरी सेल। अब ये मेमोरी सेल क्या करती है, हम लोगों को एडवांस इम्यूनिटी देने का काम करती है, यानी हम लोगों को एडवांस रूप से बचाने का काम करती है पहले से ही। अब ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनो भाई। आप लोगों को पता है दोस्तों हम लोगों को बचपन में पोलियो का टीका दिया जाता है, 3 टीके दिए जाते हैं एट द बर्थ टाइम, 3 वैक्सीन आर गिवन। कौन कौन सा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है क्योंकि हम डिजीज में पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। टीबी का टीका या पोलियो का हम लोगों को टीका दिया जाता है बचपन में। वो पहले से ही हम लोगों को वैक्सीन क्यों दे दिया हमारे शरीर में भाई, जब वो हमारा पोलियो का मान लो हमको टीका दिया गया तो पोलियो का केमिकल हमारे शरीर में चला गया। अब वो क्या करेगा, वो केमिकल WBC की मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट के पास चला जाएगा और ये सेल क्या करेगी भाई, उसे पोलियो वाले इन्फेक्शन को अब याद रखेगी हमेशा के लिए। अब आगे से कभी आप लोगों में पोलियो का वायरस अंदर आ गया या टीबी का कोई बैक्टीरिया आप लोगों के अंदर में आ गया तो दोस्तों मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, आप लोगों के शरीर में एडवांस इम्यूनिटी इन्होंने तैयार कर रखी है। अगर ऐसा कोई चीज हमारे शरीर में आ गई तो हम उसको अटैक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यानी ये हमको इन्होंने क्या बना लिया, पहले से ही मेमोरी ध्यान में रख लिया कि इस प्रकार का कोई वैक्सीन, इस प्रकार का कोई डिजीज हमारे शरीर में आया तो हम उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए इसको हम एडवांस इम्यूनिटी कहते हैं। तो एडवांस इम्यूनिटी हमको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स देते हैं दोस्तों, समझ आया। तो आप आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। तो ये दोस्तों हमारी WBC की जो सेल्स थी इनका क्या क्या काम था आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं
दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप लोग। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों कि WBC से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में RBC से होने वाली बीमारियां, यानी RBC कम या ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती थी, तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे डिजीज ऑफ WBC। ठीक है, WBC से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, WBC से नहीं, WBC कम ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी दोस्तों आप लोगों के शरीर में WBC की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, कम हो जाए तो सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार है ना, क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही लो हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही कम हो जाएगा, यानी आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाएगी अगर WBC की मात्रा कम हो गई तो आपके शरीर में। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा WBC बहुत सारी बीमारियों से लड़ती थी, तो आपके शरीर में WBC कम है, थोड़ा बहुत भी कुछ एलर्जी वगैरह हो गई या कुछ वायरस आ गया, कुछ बैक्टीरिया आ गया, तो आपका शरीर भाई बहुत ज़्यादा थक चुका है। थकने का मतलब है आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बहुत ही जल्दी बीमार होना क्या हो जाओगे, स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखना। और इसका विपरीत, और इसको ध्यान रखना दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोगों के शरीर में WBC कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया हो गया भाई। ठीक है, और जब WBC की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए, यानी भाई 8,000 10,000 होनी चाहिए थी, 40-50 हज़ार हो गई भाई, तो WBC की मात्रा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इससे क्या होगा, पहले तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोमिया कहा जाता है। WBC जब आपके बहुत ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकीमिया कहते हैं, और इससे आप लोगों के शरीर में क्या हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ब्लड कैंसर हो सकता है आप लोगों के शरीर में अगर आप लोगों का WBC की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर। कैसे दोस्तों, मान लो ये है आपका ब्लड, ठीक है, आप लोगों का ब्लड है, WBC बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों आपके शरीर में, WBC की मात्रा क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई। अब ये क्या करेगी, WBC की ज़्यादा मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दोस्तों ये ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना क्या कर देती है, शुरू कर देती है, यानी एक दूसरे के साथ चिपकना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और इससे क्या होगा, आप लोगों का जो ब्लड है दोस्तों वो क्लोट करना क्या कर देगा, अंदर शुरू कर देगा, और शरीर के ब्लड के अंदर आप लोगों का क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और इससे आप लोगों का जो ब्लड है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, और इसी को तो हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो WBC के कारण क्या हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। और दोस्तों कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चे सोचते हैं लाइसोसोम के कारण भाई ब्लड कैंसर होता है। देखो WBC क्या है, एक सेल है, और इस सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम्स। ठीक है, या तो आप ये कह दो भाई लाइसोसोम्स के कारण ब्लड कैंसर होता है, या आप लोग ये कह दो WBC के कारण कैंसर होता है, तो बात तो एक ही है भाई, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कौन सी बात है, समझ आया। ठीक है, ये हम जब सेल्स पढ़ाएंगे तो वहां पे अच्छे से समझ आएगा ये लाइसोसोम्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान रखना कि WBC ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। थर्ड दोस्तों ध्यान रखना भाई, इन केस ऑफ एड्स, यानी एड्स की डिजीज में आप लोगों की जो WBC है वो दोस्तों कम हो जाती है। ध्यान रखना, एड्स की बीमारी में WBC की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि WBC कम होने से एड्स हो जाता है, मैंने ये कहा है कि एड्स हो जाए तो शरीर में WBC क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं एड्स के बारे में आप लोगों को अब थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं दोस्तों। ये हमारी थर्ड डिजीज है। ठीक है, चलिए हम एड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आज। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं अपना कहां पे, डिजीज वाले टॉपिक में। देखिए दोस्तों, पहले तो एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोगों से पूछी जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
भाई ये हमारी फुल फॉर्म होती है एड्स की। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी प्रतिरक्षी तंत्रों की क्या हो गई, कमी। यानी प्रतिरक्षी तंत्र कौन मजबूत करता था, WBC, तो WBC क्या हो गई, कम हो गई भाई। तो आपका शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता अब नहीं रही, तो बीमार होना आप क्या हो जाओगे, स्टार्ट हो जाओगे। सबसे पहले तो एड्स की फुल फॉर्म आप लोगों ने सीख चुकी है, ठीक है। अब एड्स किससे होने वाला डिजीज है दोस्तों, एड्स जो होता है वो एक वायरस से होता है, और उस कौन सी फैमिली का वायरस है, वो रेट्रोवायरस फैमिली से होता है, ठीक है। वायरस की भी बहुत सारी फैमिली होती है भाई, वायरस कई प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सी फैमिली का है, रेट्रोवायरस फैमिली का एक वायरस है, और उस वायरस का नेम क्या है, HIV वायरस, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये हमारी क्या है, HIV की फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड ध्यान रखना, जो एड्स जो है सबसे पहले अमेरिका में आया था दोस्तों 1986 में, ठीक है। और इंडिया में, भारत में एड्स का जो पहला केस देखा गया वो 1981 में देखा गया था, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस। ये कुछ फैक्ट हैं हमारे एड्स से रिलेटेड, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। और ध्यान क्या रखोगे आप लोग एड्स से रिलेटेड, एड्स में कौन सा टेस्ट होता है, तो एड्स में अलीसा टेस्ट किया जाता है, यानी किसी बंदे को एड्स है वो कैसे पता चलता है, तो एक उसका टेस्ट होगा अलीसा नामक। तो अलीसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ठीक है, सोर्बेंट एसे। और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंड्रोम, और मैंने बताया था सिंड्रोम क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ डिजीज, अ क्लस्टर ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का समूह ही सिंड्रोम होता है, ठीक है। आपको एड्स हो गया तो समझ लेना बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी आपके शरीर में, और जिस किसी को भी सिंड्रोम हो जाएगा दोस्तों उसका मरना निश्चित होता है, उसकी जान नहीं बच सकती, ये तय है, ठीक है। एड्स का इलाज अभी तक नहीं आया है किसी भी देश के पास, ठीक है। जिस किसी को भी सिंड्रोम नामक बीमारी हो गई तो उसका मरना क्या है, निश्चित है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई। ड्रग कौन सा लिया जाता है एड्स में अजीडोथायामाइडिन, यानी ये क्या है, एक हमारी ड्रग है जो एड्स वाले पेशेंट को दी जाती है। एड्स में मैंने क्या कहा था, WBC लगातार कम होती चली जाती है, लेकिन ये जो हम क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं बाहर से, ये आप लोगों की WBC को क्या करता है, इंक्रीज करता है दोस्तों। तो वैसे तो ये हमने कहा कि मेन हमारा अभी तक क्योर नहीं आया है भाई, एड्स का पूरी तरह इलाज हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन भाई कुछ नॉर्मलिसी के लिए हम लोग को ये बीमारी दी जाती है, तो फेमस ड्रग है, तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अजीडोथायामाइडिन। तो दोस्तों ये हमारे इतने सारे फैक्ट थे एड्स से रिलेटेड। और अब एक बात और ध्यान रखना, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एड्स बीमारी एक कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, यानी संक्रमण बीमारी नहीं होती, यानी आप लोग किसी के संपर्क में आते हो तो आपको एड्स नहीं आ जाएगा। जिस बंदे को एड्स है और आप उसके संपर्क में आ गए, या आपने उसके साथ रोटी खाई या कुछ भी खाना खाया, तो ऐसे एड्स नहीं होता। तो ध्यान रखना, एड्स फिर होता कैसे है, तो मैं आप लोगों को 4 कंडीशन बताऊंगा दोस्तों, 5वीं कोई भी कंडीशन नहीं होती एड्स फैलने की। एड्स फैलने की सिर्फ 4 ही कंडीशन होती है, और वो 4 कंडीशन कौन कौन सी होती है, या तो पहली है दोस्तों, आप लोग किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाए तो आप लोगों को एड्स हो सकता है, या आप लोगों को दोस्तों किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, जिस बंदे को एड्स है उसका ब्लड आप लोगों को चढ़ा दिया जाए तो फिर भी आप लोगों को एड्स हो सकता है, ठीक है। मदर टू चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, बच्चे से भाई, माँ से बच्चे में जा सकता है भाई, ठीक है, मदर टू चाइल्ड, यानी जब बच्चा पेट में हो और माँ को एड्स हो तो बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को कैसे हो सकता है भाई, या तो आप लोगों को क्या हो जाए, किसी की भाई जैसे वैक्सीन दिया जाते हैं, ठीक है, उसका वही जो नीडल है आप लोगों को भी यूज़ कर ली जाए, ठीक है, तो यानी सेम नीडल यूज से भी हो सकता है,
सेम नीडल जब यूज़ कर ली जाती है, मान लो डॉक्टर करते हैं भाई, ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको भी उसी नीडल से सुई लगाई थी, कुछ भी किया, वैक्सीन दी, और वही नीडल्स दूसरे पेशेंट में भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब सेम नीडल यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये 4 कंडीशन होती है जब आप लोगों को एड्स हो सकता है। देखिए क्या होता है, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं। एड्स जो होता है दोस्तों, एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस, ये हवा में, ठीक है, या कहीं भी अक्रिय होता है, निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय नहीं रहता, ठीक है, हवा जल में या लार में ये क्या होता है, निष्क्रिय रहता है, मरा रहता है। लेकिन जब भी इसको ब्लड मिल गया ना, कहीं भी इसको क्या मिल गया, बस खून मिलना चाहिए। ये HIV वायरस क्या खाता है दोस्तों, इसका खाना क्या होता है, HIV वायरस का खाना हमारा WBC सेल्स होती है, ये WBC को खाता है। HIV वायरस किसको खाता है, WBC को खाता है। WBC को खा गया तो इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, कमजोर। और इसको बस सिर्फ आप लोगों का खून चाहिए। जब ये खून के साथ किसी के खून के संपर्क में आएगा, ब्लड के संपर्क में आएगा, तभी एड्स हो सकता है दोस्तों। और बाकी जगह ये क्या होगा, निष्क्रिय है। जब आप लोग सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड किसी का चढ़ा दिया जाता है मदर से चाइल्ड में और सेम नीडल यूज कर ली जाती है, तभी आप लोगों को एड्स हो सकता है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, किससे रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा WBC के बारे में तमाम चीजें हमने पढ़ा। WBC का काम क्या होता है भाई, इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमंस बॉडी, ठीक है। अगर हमारा एड्स या तमाम ये चीज़ें हैं आपको पता चल गया, एड्स का जो वायरस है वो उसका खाना क्या होता है, उसका खाना ही WBC सेल्स होती है, ठीक है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं अपना एक और सेल्स हमारी बची है, प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए कई बुक्स में प्लेट का PLATE भी लिखा रहता है, कई बुक्स में PLATLETS भी लिखा रहता है। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। इसको कहते हैं बिंबाणु, क्या कहते हैं, बिंबाणु, प्लेटलेट्स। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोसाइट्स। और दोस्तों प्लेटलेट्स जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, पारदर्शी होती है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल कैसी थी भाई, व्हाइट थी, ये कैसी होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कौन सी सेल्स, प्लेटलेट्स होती है। समझ आया दोस्तों। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका लाइफ स्पैन दोस्तों 8 से 10 दिन होता है, सिंपल, ठीक है। 8 से 10 दिन बाद ये क्या हो जाती है, खुद पे खुद मर जाती है। भाई इसका बर्थ कहाँ पे होता है, बर्थ कहाँ पे होता है, तो बर्थ तो हर एक सेल्स का कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से ये डेड कहाँ पे होती है, तो डेड भी ये कहाँ पे होती है, हमारी ब्लड में ही होती है दोस्तों। अगर मैं रीजनरेट की बात करूं कि ये रीजनरेट कहाँ पे होती है, वापस कब उत्पन्न कहाँ पे होती है, तो वापस कहाँ पे जन्म लेती है, ये ब्लड में ही जन्म ले लेती है, ठीक है। ये तमाम कुछ चीज़ें आप लोगों को इससे रिलेटेड ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड, प्लेटलेट्स। अब अगर इनकी हम संख्या बात करें, भाई संख्या कितनी होती है इनकी, तो संख्या दोस्तों ध्यान रखना 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml, ठीक है। 4.5 से 5.5 लाख होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि RBC की संख्या महिला और पुरुषों में अलग अलग होती है, लेकिन WBC और प्लेटलेट्स की संख्या लगभग सेम ही होती है पुरुषों में और महिलाओं में, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को याद आ गई दोस्तों, जो हमने जाना कि ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आप लोगों ने जाना बोन मैरो में, कहाँ पे, बोन मैरो में। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो बिल्कुल भ्रूण होते हैं, जो पेट में बच्चा होता है, उनका दोस्तों ब्लड कहाँ पे बनता है, उनमें ब्लड बनता है यकृत में, लीवर में। ये आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भ्रूण होते हैं पेट में, जो बच्चा होता है माँ के, उनमें ब्लड कहाँ पे बनता है, उनमें ब्लड उनके लीवर में बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम प्लेटलेट से रिलेटेड और कुछ भी बात जान लेते हैं। भाई प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, अब इसका फंक्शन जान लेते हैं हम, इसका कार्य क्या होता है। RBC का कार्य क्या था भाई, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ऑक्सीजन और CO2 को। WBC का क्या काम था भाई, रोगों से लड़ती थी, बीमारियों से लड़ती थी। नेक्स्ट भाई अब फंक्शन बात आ गई, भाई प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, भाई क्या कार्य है हमारे शरीर में अंदर प्लेटलेट्स का।
तो ध्यान रखना भाई, प्लेटलेट्स का काम है आप लोगों के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों भाई, ब्लड क्लोटिंग में, बाहर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट्स का मेन कार्य ही ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है ये हम बार बार बता चुके हैं। रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है? प्लेटलेट से मदद करती है। समझ आया? ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। देखिए ब्लड क्लोटिंग के ना हमारे शरीर में कई सारे फैक्टर होते हैं भाई, कई सारे फैक्टर हमारे शरीर में होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। लगभग 13 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 13 फैक्टर्स में मैं कुछ लोग आप लोगों को नाम बता चुका हूं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है रक्त का थक्का जमाने में? भाई मैंने बताया था, एक अगर पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? कैल्शियम। अगर पूछूं कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? विटामिन के। और भाई आप लोगों ने बहुत सारे प्रोटीन देखे थे पिछली क्लास में जो प्लाज्मा में पाए जाते थे। थ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन था, फाइब्रोन था, फाइब्रिनोजन था, ठीक है, ग्लोबिन था। तो ये तमाम बहुत सारे दोस्तों हमने प्रोटीन भी पढ़े थे जो ब्लड क्लोटिंग में क्या करते थे? हेल्प करते थे। लेकिन मेन कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, और अब ये आ गई कौन सी सेल है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है? प्लेटलेट्स भी हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग में। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर, जब भी दोस्तों क्या होता है आप लोगों को चोट लग जाएगी तो 4 से 5 मिनट में एक साइकिल होता है, आप लोगों का ब्लड क्लोट हो जाना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं होता तो समझ लो इन सभी चीज़ों की आप लोगों के शरीर के अंदर क्या है? कमी है। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट में ब्लड क्या हो जाता है? क्लोट हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों अब एक बात ध्यान रखना, एक बात यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए ये हमारा ब्लड है भाई, हमारे ब्लड में ये सारी की सारी चीजें हैं, ये जो मैंने डिब्बे बनाए हैं ये सारी की सारी चीजें बनाई है जो ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है? हेल्प करती है। तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि भाई ये हमारे ब्लड के अंदर क्यों नहीं क्लोट कर देता, ये हमारे ब्लड को ही क्यों नहीं जमा देता, क्यों नहीं वहां पे थक्का बना देता? तो ध्यान रखना, इसका जवाब है दोस्तों हमारे ब्लड में एक प्रकार का एक और प्रोटीन पाया जाता है, हेपारिन प्रोटीन। ध्यान रखना, हेपारिन प्रोटीन के कारण ही आप लोगों के ब्लड के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ठीक है, कि भाई आप लोगों के ब्लड के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, वो हमेशा लिक्विड पार्ट में क्यों फ्लो करता है? क्योंकि वो हेपारिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, और दोस्तों हेपारिन प्रोटीन के कारण मान लो अब क्या हो जाए दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा हो जाए, आप लोगों के शरीर में क्या हो जाए? प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाए, या बाद में पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना, आप लोगों के शरीर में हेपारिन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए? हेपारिन की कमी हो जाए। तो क्या होगा? डॉक्टर्स आप लोगों को एक आर्टिफिशियल मेडिसिन एंटीबायोटिक देते हैं, हिरुडिन नामक। आप लोगों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? हिरुडिन एक ड्रग दिया जाता है। ये दोस्तों किससे बनाया जाता है? जो जोक होती है उसकी लार से, लीच के सलाइवा से बनाया जाता है। एक बीमारी एक जोक होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जोक की लार से एक ड्रग बनाई जाती है हिरुडिन। तो ये हिरुडिन क्या करता है? आर्टिफिशियल हेपारिन की तरह कार्य करता है, जो आपके शरीर में ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देगा, ब्लड में ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब मैं इससे रिलेटेड हमने फंक्शन पढ़ा, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि प्लेटलेट से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है भाई। अब ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिंपल है ये तो भाई। प्लेटलेट्स क्या हो जाए दोस्तों, आप लोगों के शरीर में डिजीज पढ़ रहे हैं अब, डिजीज किसकी? प्लेटलेट्स की। आप लोगों के शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, या आप लोगों के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाए दोस्तों? कम हो जाए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा भाई? कम हो गई तो आप लोगों का ब्लड क्लोटिंग में क्या हो जाएगी दोस्तों? दिक्कत आ जाएगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों के शरीर में ब्लड क्लोटिंग में क्या होगी? दिक्कत आ जाएगी, रक्त का थक्का जमने में टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, आप लोगों का ब्लड क्लोटिंग इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही तो प्लेटलेट्स करती थी, क्या करती थी? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती थी। ठीक है, अब दोस्तों प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? प्लेटलेट्स ज्यादा होने का मतलब है हेपारिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हेपारिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी को बीमारी को थ्रोम्बोब्लास्ट कहते हैं हम।
थ्रोम्बोब्लास्टिक। प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो इस बीमारी को क्या हो जाएंगे, थ्रोम्बोब्लास्टिक। अभी अभी हमने पढ़ा था थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को ही कहते हैं। ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट हो जाना, कि प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, ये प्लेटलेट्स जो सेल होती है ये ब्लास्ट हो जाएगी दोस्तों अगर प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों, प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से हेपारिन कम। हेपारिन कम का मतलब है आप लोगों का जो ब्लड था इसमें भाई ये जमना क्या कर देगी, इसलिए आप लोगों को ये यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ब्लड क्लोटिंग शरीर के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही आप लोगों का ब्लड जमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेपारिन प्रोटीन क्या है, कम है। हेपारिन तो इसको लिक्विड पार्ट में चेंज करता था, हेपारिन ही नहीं रहेगा तो ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लास्ट करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी ये सेल्स जो होती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेंगू जो बीमारी होती है या मलेरिया जो बीमारी होती है, डेंगू या मलेरिया की बीमारी में आप लोगों की प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं फिर से याद दिलवा दूं, मैंने ये नहीं कहा कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू या मलेरिया होगा। डेंगू या मलेरिया की बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स कम होने से क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा भी चोट लग गई कहाँ पे तो आपका खून नहीं जम पाएगा और खून निकलता जाएगा और खून की कमी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेंगू और मलेरिया के बारे में और बता देता हूं दोस्तों। जिस प्रकार हमने एड्स के बारे में पढ़ा, अब डेंगू और मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा, देखिए एक साइड में हो गई दोस्तों डेंगू और एक साइड में हो गई मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बीमारी। अब ध्यान क्या रखना आप लोगों को दोस्तों, डेंगू जो होती है वायरस से होने वाली बीमारी है, पहले तो ध्यान रखना ये कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज। और मलेरिया जो होता है ये किससे होने वाली डिजीज है, एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये कभी मत कहना कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है। डेंगू दोस्तों वायरस से होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता। मच्छर तो क्या है, एक वाहक है, एक वेक्टर है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार आप लोगों ने पैथोजन और वेक्टर पढ़े थे ना, पैथोजन का मतलब है जो बीमारी कोज करता है, जो वायरस है। वेक्टर होता है जो उस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो मच्छर होता है वो वेक्टर है, जो वायरस है वो क्या है, पैथोजन है, जिसकी वजह से ये डेंगू हुआ था। डेंगू किसकी वजह से हुआ था, वायरस की वजह से। समझ आया। और वो कौन सा वायरस होता है, अर्बो वायरस। तो डेंगू किसकी वजह से हुआ, अर्बो वायरस की वजह से। तो डेंगू मच्छर के काटने से नहीं, डेंगू अर्बो वायरस से होता है। ठीक है, अब वो मच्छर कौन सा होता है, इसी प्रकार दोस्तों इसका पैथोजन कौन सा होता है और वेक्टर कौन सा है। तो आप लोगों ने एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ सुना होगा भाई। प्रोटोजोआ एक छोटे छोटे जीव होते हैं, मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, मलेरिया बीमारी होती है। अब इसका वेक्टर क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये किस मच्छर से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। ये दो मच्छरों में हर बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, वो इसको इसमें रख देते हैं, इसको इसमें रख देते हैं। दोस्तों ये होता है फीमेल मादा एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से। डेंगू जो होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से। ये फीमेल है, मेल के नहीं भाई, और यहाँ भी फीमेल है, मेल से नहीं। ठीक है, तो फीमेल मादा इजिप्टी मॉस्किटोज, मादा एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज और मादा एनोफिलिस मॉस्किटोज। ये प्रजाति है एनोफिलिस और एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज की। ठीक है, ये इन मच्छर से फैलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इन दोनों बीमारी में प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो वायरस है और ये जो प्रोटोजोआ है इनका खाना क्या है, ये प्लेटलेट्स को खाते हैं आपके शरीर के अंदर। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मलेरिया से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मलेरिया का जो बेस्ट ड्रग है ना, ये आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, मलेरिया की बीमारी में कौन सा ड्रग दिया जाता है। तो मलेरिया में क्यूनेन दवाई दी जाती है दोस्तों। मलेरिया के पेशेंट को कौन सी दवाई दी जाती है, क्यूनेन। और ये क्यूनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार्क ऑफ सिनकोना। एक हमारा पेड़ होता है तो उसकी छाल से, कौन सा पेड़, सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त करते हैं हम क्या,
क्या क्यूनेन प्राप्त करते हैं। और क्यूनेन किसके लिए अच्छा माना जाता है? प्लेटलेट्स के लिए, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वो आपके शरीर में प्लेटलेट्स को बढ़ा देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और वीडियो फिर से लंबी होगी मेरे ख्याल से। तो आज के लिए हम इतना ही ऑफ करते हैं और अगली क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ाऊंगा। अभी ब्लड से रिलेटेड 2 वीडियोस हमारी बची है। एक तो ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किसी का A ब्लड ग्रुप है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ये तमाम चीज़ें क्या होता है ये हम जानेंगे। और एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोनों वीडियोस। तो पहले मैं लेके आऊंगा अगली क्लास में आप लोगों के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बाद में हम पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, सब कुछ समझ आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।